हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास के अंदर, अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी या पुष्पी पादपों का शरीर। तो देखिए, अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि जो पिछली क्लास में बाह्य दल और दल है, उनके आपस में जो जुड़ने का क्रम होता है उसे पुष्प दल विन्यास बोला जाता है। और पुष्प दल विन्यास के 4 प्रकार होता है: कोर स्पर्शी, कोर छादी, व्यावर्तित और वेक्सिलरी। वो 4 प्रकार हमने देखे थे पुष्प दल विन्यास। तो पुष्प दल विन्यास के चारों प्रकार: कोर स्पर्शी, कोर छादी, व्यावर्तित और वेक्सिलरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चारों प्रकार आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, पुष्प दल विन्यास के चारों प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हम कोर इनको चारों को अलग अलग बांट के एक टेबल के रूप में देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। कोर स्पर्शी, कोर छादी, व्यावर्तित। व्यावर्तित हम पहले लिखते हैं, समझने के लिए आसानी रहेगी। देखिए, कोर स्पर्शी के अंदर क्या होंगे कि सभी जो पुष्प दल विन्यास है वो आपस में उनकी स्पर्श करेंगे एक दूसरे को। देखिए, इनकी कोर है, किनारा है, वो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को क्या बोलेंगे, कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास। फिर हम देखते हैं व्यावर्तित। देखिए, व्यावर्तित में एक निश्चित दिशा होगी कि एक की कोर है वो एक निश्चित दिशा में आगे जाती रहेगी। जैसे ये जो है वो इसके ऊपर अतिव्यापित हो जाएगी, आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो जाएगी। उसी प्रकार ये आगे वाली अपने आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो जाएगी। उसी प्रकार ये आगे वाली अपने के ऊपर अतिव्यापित हो जाएगी।
तो देखिए एक निश्चित दिशा चल रही है, एक नहीं चल रही, ये अपने आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित, ये अपने आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित, ये अपने आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित, और ये भी अपने आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित। तो एक निश्चित दिशा में अपने पास वाले के ऊपर अतिव्यापित हो जाना क्या कहलाता है? व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास। लेकिन कोर छादी में इसका क्या होगा? उल्टा होगा। कोर छादी में एक विशेष दिशा नहीं होती है, यानी ये इसमें आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। कोर छादी में कोई विशेष दिशा नहीं होती है, यानी कोर छादी के अंदर ये इसके ऊपर अतिव्यापित होगा, ये आगे वाला इससे नीचे हो सकता है, ये वाला इससे नीचे हो सकता है, ये वाला ऊपर हो सकता है, यानी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो देखिए कोर छादी में क्या होगा, ये अभी तो आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो रहा है, लेकिन आगे वाला फिर पीछे वाले से अतिव्यापित नहीं होगा। यानी इनकी कोई फिक्स दिशा या फिक्स तय नहीं होता है कि ये किधर की तरफ अतिव्यापित होंगे। तो इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को क्या बोला जाता है? कोर छादी पुष्पदल विन्यास। फिर आता है वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में क्या होता है कि जैसे मटर कुल के पौधों में क्या होता है कि 5 दल लग्न होते हैं, और 5 दल लग्न में एक जो सबसे बड़ा होता है वो बाहर रहता है, फिर 2 छोटे उसके अंदर, और सबसे 2 छोटे हैं वो सबसे अंदर की तरफ रहते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को क्या बोला जाता है? वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास बोला जाता है। तो देखिए तो ये पुष्पदल विन्यास क्या कहलाता है? वेक्सिलरी पुष्पदल विन्यास। डायग्राम बना लीजिए पहले, फिर हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं। तो इनकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। जब बाह्य दल तथा दल के किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इसे कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास के प्रकार है ये।
तो इसे कोरिस्पर्शी पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण है केलाट्रोपिस, यानी केलाट्रोपिस के पौधे में इस प्रकार का पुष्प दल विन्यास पाया जाता है। फिर यदि बाह्य दल तथा बाह्य दल अथवा दल के किनारे आगे वाले के ऊपर अतिव्यापित हो तो इसे व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास कहते हैं। और इसका उदाहरण है गुड़हल। वैसे 2-4 एग्जाम्पल और है, अभी मैं एक ही लिख रही हूं, आपको याद करना है सारे एग्जाम्पल। नेक्स्ट, यदि बाह्य दल अथवा दल के किनारे एक दूसरे पर अतिव्यापित हो परंतु उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, तो इसे कोरछादी पुष्पदल विन्यास कहते हैं। और इस प्रकार का पाया जाता है गुलमोहर में। उदाहरण है गुलमोहर। नेक्स्ट पॉइंट, मटर कुल में पांच दल होते हैं। एक सबसे बड़ा, दो छोटे, दो सबसे छोटे, इनके विन्यास का क्रम वैक्सिलरी प्रकार का होता है। वैक्सिलरी प्रकार का होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए चारों प्रकार, और इसके उदाहरण भी ध्यान रखने। इसमें केलाट्रोपिस, गुड़हल, गुलमोहर और मटर और सेम नोट कर लीजिए। इसमें गुड़हल, भिंडी और कपास भी लिख लेना।
इसमें होगा गुलमोहर और केशिया, और इसमें मटर और सेमकुल। तो स्टूडेंट्स, ये हमने मुख्यतः पढ़ा आपके जो संरचनाएं थी बाह्य दल और दल से संबंधित यानी सहायक जनन अंगों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मुख्य जनन अंग यानी पुमंग और जायांग। तो देखिए नेक्स्ट, पुमंग। पुमंग क्या होता है? देखिए जो पुष्प का नर जनन अंग होता है उसे क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है। तो पहला पॉइंट, पुष्प का नर जनन अंग। और जो पुमंग होता है वो पुंकेसरों का एक बंडल होता है, यानी इसके अंदर पुंकेसर पाए जाते हैं और फिर जो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? पराग कणों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए पुमंग काफी पुंकेसरों के एक पुंकेसर की संरचना देखिए इस प्रकार की होती है। यहां पे पॉइंट लिख लेते हैं, पुमंग पुंकेसरों का समूह होता है। पुंकेसरों का समूह होता है। और ये क्या, एक मैं पुंकेसर बना रही हूं आपके सामने। देखिए पुंकेसर के अंदर तो एक पुंकेसर तंतु होगा और दो पालियां पाई जाएगी जिन्हें क्या बोला जाता है? परागकोश बोला जाता है। और प्रत्येक परागकोश में दो पाली पाई जाती है, यानी चारों परागकोशों में चार पराग पाली पाई जाती है। यह है पराग पाली और ये क्या कहलाएंगे? परागकोश। और ये है पुंकेसर तंतु।
और इन पराग पालियों के अंदर क्या उपस्थित रहते हैं? इन पराग पालियों में पाए जाते हैं पराग कोष, जो नर युग्मक कहलाते हैं। ये क्या है? पराग कण। परागकण को बोला जाता है नर युग्मक। आया समझ में आपको? तो देखिए, पराग जो पुंमंग है वो किसका समूह है? पुंमंग है वो पुंकेसरों का समूह है, और पुंकेसर है वो नर जनन अंग कहलाते हैं। किसके? पुष्प के। इसके अंदर क्या क्या भाग होता है? एक तो पाया जाता है तंतु और एक पाया जाता है परागकोश। प्रत्येक परागकोश कितनी पालियों से बना होता है? 2 पालियों से बना होता है। और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। और पराग कोष या पराग पाली में क्या उपस्थित रहता है? पराग कण। ठीक है, देखिए कुछ पुंकेसर ऐसे होते हैं जो जनन करने में सक्षम नहीं होते, यानी कुछ ऐसे पुंकेसर होते हैं जिनमें पराग कण बनते ही नहीं, अगर वो बनेंगे तो वो क्रियाशील नहीं होंगे। तो जो पुंकेसर जनन क्रिया में सक्षम नहीं होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्टेमिनोइड। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। जो पुंकेसर जनन करने में सक्षम नहीं होते उन्हें स्टेमिनोइड कहते हैं। उन्हें स्टेमिनोइड कहते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है स्टेमिनोइड किसे कहा जाता है? तो जो पुंकेसर जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्टेमिनोइड। नोट कर लीजिए पॉइंट। फिर देखिए, हम देखते हैं कि जो पुंकेसर होते हैं नर जनन अंग, वो इनके बाहर क्या होंगे? दल और बाह्य दल। तो यदि पुंकेसर दल से जुड़े हुए रहेंगे तो उसे दल लग्न बोला जाता है, और यदि पुंकेसर दल और बाह्य दल दोनों से जुड़े रहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? परिदल लग्न कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यानी दल और बाह्य दल को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? परिदल पुंज बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, एक है आपके दल लग्न और एक होता है परिदल लग्न। तो दल लग्न किसे बोला जाएगा? यदि पुंकेसर दल से जुड़े हुए हो तो उसे दल लग्न कहा जाता है। और इसका उदाहरण है जैसे बैंगन में दल लग्न पुष्प पाए जाते हैं। आपको ये उदाहरण भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है दल लग्न किसे बोला जाता है, और दल लग्न विन्यास है वो किस में पाया जाता है? पुष्प के। तो किस में पाया जाता है? बैंगन में। फिर परिदल लग्न, यानी जब पुंकेसर बाह्य दल और दल दोनों से जुड़े हुए रहे, यानी बाह्य दल और दल को क्या बोला जाता है सम्मिलित रूप से? परिदल पुंज। तो यदि पुंमंग परिदल पुंज से जुड़ा रहे तो उसे क्या बोला जाता है? परिदल लग्न। और ऐसा पाया जाता है लिली के पौधे में। तो देखिए, यदि पुंकेसर परिदल पुंज से
जुड़े हुए रहें तो इसे परिदल लग्न कहा जाता है। और इसका उदाहरण है लिली। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो पुंकेसर रहते हैं इसके अंदर, पुमंग के अंदर, वो पुंकेसर आपस में एक बंडल के रूप में रहते हैं तो उसे एक संगी बोला जाता है। यदि दो बंडल के रूप में रहते हैं जुड़े हुए तो उसे द्विसंगी बोला जाता है। और यदि बहुत सारे बंडलों के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे बहुसंगी बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, एक संगी पुंकेसर, द्विसंगी पुंकेसर और बहुसंगी पुंकेसर। जब पुंकेसर एक बंडल में तो जब पुंकेसर एक बंडल के रूप में हो तो इसे एक संगी पुंकेसर कहते हैं। और इसका उदाहरण है गुड़हल। नेक्स्ट, द्विसिंगी, जब पुंकेसर दो बंडल के रूप में
हो, दो बंडलों के रूप में हो, तो इसे द्विसंगी पुंकेसर कहते हैं। उदाहरण है मटर। मटर के अंदर पुंकेसर की कौन सी अवस्था पाई जाती है? द्विसंगी, यानी पुंकेसर है वो दो बंडलों में व्यवस्थित रहेगा। उदाहरण है मटर। तीसरा है बहुसंगी, यानी जब पुंकेसर दो से ज्यादा बंडलों के रूप में हो, जब पुंकेसर दो से अधिक बंडलों के रूप में हो, तो इसे बहुसंगी पुंकेसर कहते हैं। बहुसंगी पुंकेसर कहते हैं। और ऐसा पाया जाता है संतरे के अंदर, सिट्रस के अंदर। सिट्रस के अंदर आपके नींबू भी आता है, संतरा भी आता है। सिट्रस में नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट, एक संगी, द्विसंगी और बहुसंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने नर जनन अंग पढ़ा पुंकेसर, पुमंग। अब हम मादा जनन अंग पढ़ते हैं जायांग। तो जिस प्रकार पुंकेसर में हमने देखिए पहला पॉइंट लिखा था, पुंकेसर है वो पुष्प का नर जनन अंग होता है, तो जायांग क्या होगा? पुष्प का मादा जनन अंग होगा। ठीक है, ये अंतर पहला। दूसरा, पुमंग है वो पुंकेसरों का समूह होता है, और जायांग है वो अंडपों का समूह होता है। यानी जिस प्रकार इनका झुंड पुमंग कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे? पुंकेसर। उसी प्रकार कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जिनको अंडप बोला जाता है, उनके समूह को क्या बोला जाता है? जायांग बोला जाता है। तो ये दोनों पॉइंट लगभग कॉमन है कि पुमंग है वो पुष्प का नर जनन अंग होता है, जबकि जायांग है वो पुष्प का मादा जनन अंग होता है। पुमंग है वो पुंकेसरों से मिलकर बनता है, जबकि जायांग है वो अंडप से मिलकर बना होता है। फिर हम देखेंगे, जैसे हमने पुंकेसर की संरचना पढ़ी, इसमें नर युग्मक को पढ़ा, उसी प्रकार हम जायांग की संरचना को देखेंगे और उसमें मादा युग्मक को देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पुष्प का मादा जनन अंग। नेक्स्ट पॉइंट, जायांग अंडपों से मिलकर बना होता है, या अंडपों के समूह को क्या बोला जाता है? जायांग। अंडप के समूह को
जायांग कहा जाता है। तो जैसे हमने जायांग पुमंग पढ़ा था, तो पुंकेसरों का समूह है, यानी पुमंग में हमने देखा था पुष्प का नर जनन अंग होता है, जबकि जायांग में क्या होता है, मादा जनन अंग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि पुमंग है वो पुंकेसरों का समूह है, जबकि जायांग है वो किसका समूह है, अंडपों का समूह है। हमने पुंकेसरों की संरचना देखी थी, अब हम संरचना देखेंगे अंडप की। तो देखिए जो अंडप होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। अंडप 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब वो 3 भाग कौन कौन से देखिए, 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों भागों से मिलकर क्या बनता है, अंडप बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं डायग्राम बना देती हूँ, ये तीनों भाग है वो अंडप में किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, इसके साथ ही डायग्राम नोट कर लेना आप। ये जो ऊपर चपटा भाग है इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र, और फिर ये जो नीचे नली जैसी संरचना बन रही है वो कहलाती है वर्तिका, यानी ये कहलाएगा वर्तिकाग्र। जहां पर आकर नर जनन अंग, नर युग्मक है वो गिरते हैं, और फिर इसके द्वारा, इस नली के द्वारा नर युग्मक को अंदर भेजा जाता है जहां पर मादा युग्मक इससे मिलेगा। ये नली जैसी संरचना कहलाती है वर्तिका। और आधार, ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको बोला जाता है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोला जाता है बीजांड। ये क्या कहलाता है, बीजांड। जो बीजांड के अंदर काफी कोशिकाएं होती है, 3 तो इस साइड में कोशिकाएं रहती है, इनको बोला जाता है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। प्रतिव्यासांत कोशिका। बीच में एक कोशिका पाई जाती है जिसको में 2 केंद्रक होते हैं, तो इनको बोला जाता है द्विकेंद्रक, द्विकेंद्रक कोशिका। और यहां पर जो कोशिकाएं पाई जाती है 3, जिनमें 2 तो सहायक कोशिकाएं पाई जाती है और बीच में पाई जाती है अंड कोशिका। ये है अंड कोशिका। और अंड कोशिका को क्या बोला जाता है, मादा युग्मक बोला जाता है। ये है अंड कोशिका। और अंड कोशिका को बोला जाता है मादा युग्मक। और ये जो होती है इनको बोला जाता है सहायक कोशिकाएं। तो मुख्य रूप से अंडप के 3 भाग कौन कौन से, सबसे पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, और तीसरा है क्या है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित रहता है, बीजांड उपस्थित रहता है। इसमें एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी होता है। जिन फलों के अंदर एक बीज होता है उनमें एक ही बीजांड होगा, और जिनमें एक से अधिक फल में बीज होंगे तो उनके अंदर, इसका मतलब क्या है, ज्यादा बीजांड है। क्योंकि आगे जाकर फल में जो बीज वाला भाग है वो बीजांड से बनता है, और फल वाला भाग किससे बनता है, अंडाशय से बनता है। और जो अंडाशय की भित्ति होती है वही क्या होती है, फल के ऊपर पाई जाने वाली भित्ति होती है। ठीक है, तो ये देखिए पूरे अंडप की संरचना। और जो बीजांड उपस्थित रहे, इसका आगे का भाग ये होता है, ये पीछे का भाग होता है। दिखाई देने में आप ऐसा सोचो कि ये आगे का ये पीछे का, नहीं,
आगे का भाग ये होगा जिधर की ओर अंड कोशिका उपस्थित रहेगी, जबकि ये क्या है, पीछे का भाग होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया नर जनन अंग यानी पुमंग के बारे में, और मादा जनन अंग यानी जायांग के बारे में। जायांग के कुछ पॉइंट और बचते हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।